सुबह तड़के करीब 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक अटैक शुरू हुए। अमेरिका इजराइल ने मिलकर रिटेलिएशन किया और उसके बाद ईरान ने भी लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। 500 से ज्यादा रॉकेट ईरान ने इजराइल पर दागे हैं। ये तमाम खबरें डिटेल के साथ बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त के हेडलाइंस। खबर के सह प्रायोजक हैं एमडीएच देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच देगी मिर्च और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, agrawalpackers.in, DRS ग्रुप 9360014001। इजरायल ईरान पर किया बड़ा हमला। राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके, सैन्य ठिकानों और कुछ संवेदनशील जगहों को निशाना बनाया गया। इजरायल ने शील्ड ऑफ जुदाई ऑपरेशन के तहत ईरान पर दागी मिसाइलें, राष्ट्रपति भवन सहित 30 ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजरायल ने की हमले की पुष्टि। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया। अमेरिका ने कहा, ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान पर इजरायल का बड़ा पलटवार। ईरान ने इजरायल पर दागी 400 से ज्यादा मिसाइलें। पूरे इजरायल में बज रहा है सायरन। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। अजमेर में 16,680 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। शिलान्यास भी। गुजरात के साणंद में करेंगे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन। गोल्फ कोर्स रोड फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर दीपक नांदल के इशारे पर हुई थी फायरिंग। एसटीएफ ने 3 शूटर्स को अरेस्ट किया। तो मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है वॉर ब्रेकिंग से। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। जी हां, इमाम हुसैन मस्जिद के पास जोरदार प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। अमेरिका को मौत मिले के नारे लग रहे हैं। तो देखिए, ईरान में अमेरिका के खिलाफ अब प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है। इमाम हुसैन मस्जिद के पास अमेरिका को मौत मिले के नारे लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज सुबह तड़के हमले शुरू हुए ईरान में और उसके बाद से तेहरान के अलग अलग इलाकों में अटैक हुए हैं, जिसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है। और उस रिटेलिएशन के बाद कुछ इलाके, जो उत्तरी इजराइल का इलाका है, न्यूद्वोत, ओफाखिम, हाइफा, वहां पर कुछ रॉकेट्स गिरे हैं, कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के भी अलग अलग इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। अब्राहम लिंकन वॉरशिप में बंदर अब्बास, जो पोर्ट का इलाका है जहां पर ईरानियन नेवी डिप्लॉय रहती है, वहां पर हमले हुए। मिडिल ईस्ट के 8 देशों में ईरान ने हमले किए, जहां पर फौजी इंस्टॉलेशन अमेरिका के हैं। इनमें कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और बहरीन में भी हमले हुए। यूएई में अबू धाबी एयरपोर्ट पर अटैक में एक शख्स के मारे जाने की खबर भी है। लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस वक्त की एक पूरी कंप्लीट मुकम्मल रिपोर्ट के साथ। ईरान का ऑपरेशन फतह-ए-जंग, मिडिल ईस्ट के 7 देशों पर हमला। ईरान के निशाने पर अमेरिकी बेस। इजराइल के बाद अमेरिका के खिलाफ भी ईरान ने जंग छेड़ दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है। सऊदी से बहरीन तक ईरान ने अमेरिकी बेस पर तबाही मचा दी है। धमाके ऐसे हुए हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हर तरफ धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। जगह जगह धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धमाकों की गूंज सऊदी, कतर से यूएई तक सुनाई दे रही है। ये हमले ईरान ने अपने ऊपर हुए हमलों पर पलटवार कर किए हैं। ईरान ने कतर, बहरीन और कुवैत जैसे 7 देशों पर हमला कर दिया है। इजराइल तो पहले से ही ईरान के निशाने पर है। देश में हर तरफ सायरनों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान ने ऑपरेशन फतह-ए-जंग के तहत सबसे पहले इजराइल पर ही अटैक किया था। तो आपको बताते हैं कि इजराइल ने कहां-कहां हमला किया है। इजराइल के कई इलाकों में हमला किया है। सऊदी में अमेरिकी बेस पर हमला किया, बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला किया,
कतर और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। यूएई में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया और कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। बता दें कि इजराइल को छोड़कर बाकी सभी देशों में ईरान ने यूएस बेस पर हमला किया है। ईरान ने पहले ही अमेरिका को करारा जवाब देने की घोषणा की थी। ईरान के जवाबी कार्रवाई से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ है, क्योंकि ईरान ने उसके 6 ठिकानों को एक साथ मिसाइल गिराकर ध्वस्त कर दिया है। ईरान इन देशों में अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा है। हमलों की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। तेज धमाके साफ दिखाई दे रहे हैं। आने जाने वाले लोगों ने इन हमलों के वीडियो बनाए और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हमले के वीडियो बहुत ही भयानक हैं। इनमें आग के गुबार और धुएं को साफ देखा जा सकता है। ईरान ने अमेरिका के 7 सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। बहरीन की तरफ से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक मिसाइल हमला आइलैंड किंगडम में यूएस नेवी के 5वीं फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किया गया। इस बीच अमेरिका और इजराइल की मिसाइल ने तब्रीज में ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया है। धमाकों की आवाजें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के शहरों में भी सुनाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों तरफ से हमले अभी और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो तमाम दर्शक जो अभी भी इंडिया न्यूज पर जुड़े उनके लिए अपडेट ये है कि अमेरिका इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने रिटेलिएट किया है। 500 के करीब रॉकेट दागे गए हैं। उत्तरी इजराइल में बहुत सारे प्रोजेक्टाइल गिरे हैं। साथ ही साथ जो नेवल बेस है बंदर अब्बास ईरान का, वहां पर अमेरिका ने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता हम नहीं रुकेंगे। ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। साथ ही साथ नेतन्याहू साहब ने वीडियो जारी कर ट्रंप का धन्यवाद दिया है। रशिया की ओर से भी तंज कसा गया है कि भाई ट्रंप का असली चेहरा दिख गया, खुद को शांति दूत बताते। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है इस वॉर सिनेरियो को डिस्कस करने के लिए। स्वागत कीजिए एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अनिल तिवारी जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और गेस्ट मेरे साथ कुछ ही देर में सुशील सिंघल साहब जुड़ेंगे और जमीरा अब्बास साहब ईरान से मुझे लाइव मिलेंगे। हालात वहां पर ठीक नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे ईरान का हालत हाजरा हम ले पाए। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं सर, चूंकि अनिल सर अभी जो सिनेरियो है वॉर एस्केलेशन अब हो गया है, वहां पर अमेरिका रिटेलिएट कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है, ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। यहां से अब नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? ओके, नमस्कार आपके सारे श्रोतागणों को। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जैसे आपके चैनल पहले भी बोला था कि बड़ा कैच 22 सिचुएशन हो गया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना रेजिम चेंज करे, आयतुल्लाह खुमानी को हटाए। एक उसका चाहत यह है। दूसरी चाहत यह है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दे। अब ईरान ने डिसाइड कर रखा है चाहे कुछ हो जाए, मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो इन दोनों चीजों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने पहले उसके बाद सैंक्शंस लगाए, फिर उसके अंदर अपराइजिंग किया, बहुत हजारों लोग मर गए, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यूएसए ने अपने सारे ट्रुप्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यूएसएस फोर्ड को ले आया, यूएसएस लिंकन कैरियर्स को ले आए। उसके बाद भी प्रेशर नहीं पड़ रहा था ईरान के ऊपर। तो उन्होंने कहा अच्छा, यूएसए खुद युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इजराइल को बोला कि तुम अटैक करो। जब इजराइल ने अटैक किया तो नेचुरली ईरान जो है वो अटैक करेगा। वो सिर्फ इजराइल को नहीं अटैक करेगा, उसने पहले ही कह रखा था कि जितने भी यूएस के बेसेस हैं मैं उन पे अटैक करूंगा। इसीलिए आपने आज शायद 15-20 दिन पहले बात हुई थी आपसे, तो कहा गया था कि उन सारे बेसेस, उन सारे कंट्रीज ने कहा था कि हम अपना एयर स्पेस यूएसए को यूज नहीं करने देंगे, और यूएसए ने अग्री भी कर लिया था। इसलिए उसने यूएसएस लिंकन को, यूएसएस फोर्ड जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर, उनको ले आया था इस एरिया में अटैक करने के लिए। अब जैसे ईरान ने ना, ईरान सिर्फ इजराइल को अगर अटैक करता तो कोई नुकसान नहीं होता। ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं आपस में, ईरान का नुकसान है, इजराइल का नुकसान है। ईरान चाहता था कि सारे अरब कंट्रीज को अब इसमें शामिल कर ले। शामिल कैसे कर सकता है? उनके ऊपर अटैक करके ना, डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है वो। तो उन्होंने क्या किया? उसने यूएस एयर बेसिस पे अटैक किया। अब इससे क्या हुआ है कि उस कंट्रीज जो है नाउ, वो या तो यूएसए को बोलेंगे भाई आप बंद कर दीजिए,
हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, या वो भी इसमें पार्ट लेंगे और अगेंस्ट ईरान होंगे। ईरान यही चाहता है कि सारे अरब कंट्री जो वहां पे हैं वो यूएसए को फोर्स करें कि यूएसए स्टॉप कर जाए। लेकिन यूएस ने और इजराइल ने दिमाग बना रखा है कि जब तक न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो मान लीजिए कहते हैं चलो आयतुल्लाह खुमानी रूल करते रहें अपने ऑटोक्रेटिक और अपने जिस तरह से रूल कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल्स का जो उनका प्रोग्राम उसको बंद कर दें। ईरान इस बात पे कभी भी अग्री नहीं करेगा, और जब तक ये अग्री नहीं करेगा यूएसए मानेगा नहीं, क्योंकि यूएसए की भी जिद हो गई ना, उसका भी एक ईगो हो गया है कि इतने ढेर सारे ट्रूप्स ले आया, ईरान जैसे एक छोटा कंट्री मान नहीं रहा है। तो ईरान पे ऊपर यूएसए अटैक करता रहेगा। जब उसको लगेगा कि ईरान अगर मान रहा है तब तो ठीक है, अगर ईरान नहीं मानता है तो हो सकता है, आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है 15 से 20 दिन के बाद, हो सकता है अगर ये वॉर स्टॉप नहीं हुई, अरब कंट्रीज और बाहर के नेशंस ने यूएसए को समझाया नहीं और ईरान को समझाया नहीं और दोनों माने नहीं, तो हो सकता है कि यूएसए अपने ट्रूप्स भी जो नेवल बेसिस हैं जो कोस्ट लाइन पे उस पे डाल सकता है प्रेशर डालने के लिए। वो तभी डालेगी जब उनके आईआरसीजी या उनके फोर्सेस काफी नष्ट हो चुके होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वहां से 20% ऑयल वहां से उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, और ईरान उसके ऊपर जरूर अटैक करेगा, उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। 25% गैस निकलता है, उस पर खत्म करने करेगा। और इसमें से 65% जो ऑयल आता है, जो इंडिया का 65% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आती हैं। तो नुकसान किसका होगा? कंट्रीज लाइक इंडिया को नुकसान होगा, कंट्री लाइक जो इसके ऑयल के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फायदा किसका होगा? मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं। इस लड़ाई से फायदा किसका? सिर्फ यूएसए का फायदा हो सकता है। क्या होगा? जब लड़ाई बढ़ेगी, नष्ट होंगे, ईरान कब तक लड़ सकता है? उसको आर्मेंट देने वाला तो कोई है नहीं, चुपके से कोई दे दे इधर से कितना दे पाएगा? एट सम टाइम और द अदर ईरान के आर्मेंट खत्म होंगे और यूएसए उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। फायदा किसको होगा? आप मुझसे लिखवा लीजिए, आज से 1 साल 2 साल बाद फायदा होने वाला है यूएसए के आर्म्स इंडस्ट्रीज को, क्योंकि सबको डर रहता है कि भाई दूसरा अटैक ना करे, और दूसरा अटैक करेगा तो मैं उसको अपने आप को बचाऊंगा कैसे? अपने आप को बचाने के लिए आपको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होगा, आपको एयरक्राफ्ट चाहिए होगा, आपको मिसाइल चाहिए होगा, आपको आर्ममेंट चाहिए होगा, आपके बॉम्ब चाहिए होगा, आपको क्रूज मिसाइल चाहिए होगा, आपको बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए होगा। देने वाला कौन है? देने वाला यूएसए है। तो आप ये लिख लीजिए, ये जो लड़ाई है अगर 1-2 दिन में आयतुल्लाह खमानी जी माने नहीं, और वो नहीं मानेंगे, मेरा मानना यह है कि वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि या तो मरेंगे नहीं तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जब तक आयतुल्लाह खुमानी जी हैं उनको अमेरिका ढूंढ रहा होगा, Right, उसके sir. सारे ठीक है। इंटेलिजेंस ढूंढ रही है। सर प्लीज स्टे जब विथ तक मी उसको सर। खत्म कर लेगा। अरविंद सिंह तेजावत साहब भी मेरे साथ हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आपको याद होगा कि हम लोग जब डिबेट कर रहे थे तो हम डिस्कस ये करते थे कि अमेरिका ईरान हमला करेगा कि नहीं। सारे गेस्ट बोलते थे नहीं होगा हमला, नहीं होगा हमला, अमेरिका को हिम्मत नहीं है, इजराइल को मैंने हिम्मत बोला नहीं है, था। डिप्लोमेटिक रूट के जरिए हम जाएंगे। लेकिन सर देखिए, जो बात हम और आप डिस्कस करते थे कि अटैक तो होगा, हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया अमित साहब। हम दोनों ही ये कहते थे कि अटैक होगा, क्योंकि हमें पता था कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं कभी कर नहीं। पाएगा यूएस में। और एक उससे अमित साहब ये बात भी सच है कि दरअसल ये ईगो की लड़ाई कभी नहीं होती है। जितनी भी जो अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयां होती है या जितनी भी ये है, ईगो के कारण हजारों हजारों लोगों को मारा नहीं जाता। अगर ईगो का मामला होता तो पुतिन साहब कभी वहां अमेरिका नहीं गए होते, अलास्का में, और जो भुट्टो साहब है वो कभी शिमला में नहीं आए होते। तो ईगो का तो मामला ही नहीं है, ये एक लंबा मामला है। और वो मामला ये है कि जो अमेरिका है वो दुनिया पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और उसका रास्ता जाता है वो दरअसल ईरान के होके जाता है। अच्छा, यह बात भी सच नहीं है कि उसको कोई हथियारों की मदद नहीं कर रहा है। चीन ने अभी मालवाहक जहाजों के जरिए वहां पे ईरान में भेजा है। हालांकि सैटेलाइट पिक्चर में साफ नहीं है, पर इतना तय है कि उसने बहुत कुछ हथियारों का जखीरा दिया है। रूस के साइंटिस्ट अभी भी मौजूद है वहां के परमाणु साइट्स पे। अगर हमला होगा तो सबसे पहले जो रशियन साइंटिस्ट हैं वो मरेंगे वहां पे। और एक बात यह कि परमाणु ठिकाने कैसे नष्ट करेंगे, क्योंकि उनके न तो B-2 बॉम्बर्स में न क्लस्टर बम में इतनी ताकत है कि जो जमीन के नीचे जो अमेरिका को ध्यान में रखकर जो परमाणु ठिकाने बने गए थे, वहां तक ऊपर हवाई जहाज से पहुंचने की तो अमेरिका में ताकत है नहीं।
तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है कि जमीन पे आना होगा, और जब जमीन पे आएगा तो ईरान में उसके अमेरिका के, इजराइल के, उसके तमाम दोस्तों के दांत खट्टे करने की ताकत है। तो मुझे लगता नहीं कि ये सब कुछ होने वाला है। अमेरिका अपना कितना मकसद हासिल कर पाएगा और ईरान कितना अंदर तक डूब पाएगा, यह अपने आप में एक लंबी लड़ाई का हिस्सा रहेगा, और उसी के बाद ये अमित साहब तय हो पाएगा। अभी न तो अमेरिका के लिए इतना आसान है, न ईरान के लिए। हाँ, जब तक हवाई हमले हो रहे हैं तब तक मुश्किल लगता है कि ईरान अमेरिका से पार पाए, तब तक तो उसे मार ही खानी है, जैसा कि अभी हो रहा है। पर एक बार अमेरिका यहाँ आ गया तो ईरान अमेरिका को मारने की स्थिति में होगा। अमित साहब। ठीक है अनिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, खामनेई के घर पर हमले की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हमले में खामनेई का घर ध्वस्त होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बताई, खामनेई के घर पर हमले हुए हैं। जैसा कि सुबह हम आपको बता रहे थे कि खामनेई के घर के आसपास 7 बड़े अटैक हुए हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि खामनेई के घर पर बड़े अटैक्स हुए हैं, बड़े हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिग ब्रेकिंग इज कमिंग इन। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है कि खामनेई के घर के आसपास जो हमले हुए थे उसे लेकर अब पुष्टि हो गई है। 7 हमलों की खबर हम भी सुबह आपको, इंडिया न्यूज भी आपको ऑलरेडी ये खबर ब्रेक कर बता चुका था कि खामनेई के घर के आसपास 7 अटैक हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का फोकस है कि किसी तरह से खामनेई को खत्म किया जाए ताकि सत्ता परिवर्तन का जो रास्ता है वो साफ हो पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब खामनेई के घर पर हमले की पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दी है। अमेरिकी अखबार है, अमेरिकी मीडिया हाउस है, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है। और सुशील सिंघल साहब मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। फाइनली सर, जिस बात का इम्कान था, जिस बात की आशंका हम जता रहे थे, वो आखिरकार हो गया सर। आप, मुझे याद है सर, आपने भी डिबेट के दौरान ये बात कही थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, हम डिप्लोमेटिक नज़रिए से, डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए सर, अटैक हुआ है और बहुत भीषण हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरा विचार यही था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हमला नहीं करेंगे, और इसमें मैं अभी भी बात पर मैं अभी सही मैं मान रहा हूं इस बात को। लेकिन मुझे अभी भी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को का हैंड जो है फोर्स किया गया एक तरीके से, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार यही कह रहे थे कि ऑफ कोर्स वो तैयारी पूरी कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। सबको मालूम है कितना बड़ा जमावड़ा 2003 के बाद पहली बार कितना बड़ा जमावड़ा किया गया था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी कह रहे थे कि हम बातचीत कर रहे हैं, मैं नाखुश हूं। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने ये प्रीएम्प्टिव अटैक किया, 30 जगह एक साथ उन्होंने हमले किए, और उसमें जो हमला किया अमेरिकन साइड से नहीं हुआ, ये हमला अभी तक अमेरिकन जो है फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नहीं सर, अमेरिका ने हमला कर दिया सर। अब्राहम लिंकन ने अटैक किया है बंदर अब्बास पोर्ट पर सर, अभी कुछ देर पहले की बड़ी खबर है। नहीं, वो कब किया है? वो शुरू में जो अटैक हुआ वो जो केवल इजराइल ने किया था। व्हाट आई एम सेइंग इज देन अमेरिका विलिंगली गॉट इन्वॉल्व्ड। आई मीन उनको मालूम था, ये नहीं है। लेकिन फोर्स जो हैंड जो फोर्स किया वो अमेरिका, जो इजराइल ने उनका किया। और ये ऑफ कोर्स जॉइंट ऑपरेशन है, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस किया। ये बाद में हुआ है सभी। जो इमीडिएट अटैक था वो केवल इजराइल ने किया था, एंड उसके बाद ऑब्वियसली अमेरिका गेट इन्वॉल्व, देयर इज नो डाउट, क्योंकि उनके असेट्स वहां पर हैं और उनकी तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया है, जो पीछे अब इसके अटैक के बाद, वो एक तरीके से कहूंगा कि वो कंप्लीट चेंज है उनका जो पोजीशन थी उनकी। पहला उन्होंने कहा है ऑफकोर्स जो बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर रिजीम चेंज, उसके बारे में बात की। लेकिन जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो अब कि अमेरिका इज विलिंग टू टेक लॉसेस, क्योंकि उनको मालूम है कि ईरान कुछ कर सकता है जिससे उनको नुकसान होगा। ऑफ कोर्स उनके जो या तो बेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, या उनकी जो असेट्स वहां पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। लेकिन ये पहली बार उन्होंने अमेरिकन जनता को ये बोला कि अमेरिका इज विलिंग टू टेक लॉसेस टू
किस लिए कि ताकि ईरान में कि जो हम चाहते हैं कि ईरान हमारे दोस्तों और या हमारे हितों को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए हम जो है लॉस लेने के लिए तैयार होंगे। तो अब उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि अमेरिका वन टाइम अटैक के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म हॉल के लिए जा रहा है। और वो कितना वो सस्टेन होगा आगे टाइम में, वी डोंट नो। कि अगर सपोज अगर वहां पे कोई ईरान ने कोई उनके पेनिट्रेशन कर दिया, कोई नुकसान ज्यादा हुआ, तो उसका अमेरिकन पीपल का क्या रिएक्शन होगा, वी डोंट नो। क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं वहां। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ एक तरीके से, इन द सेंस कि मिड उनकी जो रेटिंग है वो बहुत डाउन है। तो उनको एक ये मौका, अगर इसमें वो सक्सेसफुल होते हैं बिना ज्यादा बॉडी बैग के, ठीक तो है सर, उनको सिंगल सर प्लीज स्टे विद फायदा मी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सर, I'll come back to you। ईरान की सेना का बड़ा दावा है इजराइल की ओर, ईरान से ड्रोन हमले हुए हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक इजराइल पर होने की खबरें आ रही हैं। ईरान के हमले के बाद बंकर में इजरायली लोग छिपे हैं, वहां पर उन्होंने खुद को सुरक्षित किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की ओर से ड्रोन अटैक की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये एसओपी है इजराइल में, वहां के लिए आम बात है। वहां पर हर 500 मीटर पर आपको एटॉमिक बंकर्स मिल जाएंगे, हाइडआउट्स मिल जाएंगे, जहां रॉकेट और हवाई हमलों से बचने के लिए लोग वहां छिपते हैं। और इजरायली जो है वो आधे सैनिक होते हैं, उन सबको आदत है इस तरह की घटनाएं उनको विचलित नहीं करती, उनको डराती नहीं। इजराइल जब मैं गया तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर रॉकेट अटैक बहुत सामान्य समझा जाता है, और वहां के बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी को इस तरह के अटैक्स की आदत है, वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। अब अनिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इजराइल जैसा मुल्क जो जहां पर मैंडेटरी है कि हर फैमिली से एक आदमी आर्मी को सर्व करेगा, और वहां पर आप जब जाएंगे सर तो आपको हर घर में आपको एक वेपन लिया आदमी हमेशा दिखाई देगा। महिलाएं वहां पर वेपन कैरी करती हैं। सिविल इलाकों में आप जाएंगे, सिविलियंस के बीच में सर, वहां पे महिलाएं आपको वेपन कैरी करती दिखाई देंगी। असॉल्ट राइफल्स लड़के वहां पर लेकर घूमते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत मुश्किल दौर नहीं है। उन्होंने इससे ज्यादा बुरा वक्त देखा है इसराइलियों ने। तो ये रॉकेट वॉकेट उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए, बिल्कुल अमित साहब, इससे पहले मैं आपको, अच्छा सॉरी जी अनिल सर, मैं आपसे पूछ रहा हाँ, था। अनिल सर मेरे लिए था ना ये क्वेश्चन? हाँ सर, अनिल सर आपके लिए था। अच्छा, ओके। दो चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जो मैं ईगो वाली बात कह रहा था, हाँ। यूएसए ने इतने ज्यादा ट्रुप्स और इतने ज्यादा फोर्सेस यहां इकट्ठे कर लिए थे, और किस लिए किए थे? कि ईरान को वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे, या खुमैनी साहब अपने आप हट जाएं, या उनको मार दिया जाए। तो वो जब तक नहीं होता है, उसके फोर्स अब कितनी देर तक फोर्स रहेंगी? इसको अपने अपने कंट्री में, वर्ल्ड में, उसको एक बहुत सुपर पावर है ना, उसको ये दिखाना है भाई देखिए मेरी बात ये लोग मान नहीं रहे तो मैंने अटैक कर दिया। तो मैं ईगो वाली जो बात कर रहा हूं उस बात पे, आई नो ईगो के ऊपर वॉर नहीं होती है, बट यहां पे यूएसए इतने फोर्सेस के साथ वो चुप नहीं बैठ सकता था। दूसरी बात मैं थोड़ा सा काउंटर करूंगा, इजराइल और यूएसए एवरी एक्शन ऑफ देयर्स मिला जुला होता है। अगर इजराइल ने जो अटैक किया, ऐसा नहीं है कि यूएसए को नहीं पता था। इजराइल ने नहीं फोर्स किया है, इजराइल और यूएसए ने मिलकर यह अटैक किया है कि भाई मैं पहले अटैक, बिकॉज यूएसए नहीं चाहता था कि वो अग्रेसर बने, कि मैंने अटैक शुरू किया, वो दिखाना जब भाई मैं तो वेट कर रहा हूं, तुम मान जाओ। और उसने इस इजराइल को बोला कि प्लीज अटैक, एंड देन ओनली नाउ उसके अटैक करने के ऊपर उन्होंने उसके बेसिस पे सारा अटैक किया। अब यूएसए का फुल फ्रीडम है कि वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तीसरी बात, जो फोर्सेस वहां लैंड करने की बात है, फोर्सेस उतनी जल्दी नहीं भेजेगा। फोर्सेस जब तक ही इज कन्विंस्ड कि उसके आईसीआरजी, उसके फोर्सेस, उसके एयरक्राफ्ट तो कुछ खास नहीं है उसके, जो उसके डैमेज, इनको जब तक पूरा डैमेज पहुंचा नहीं देगा, उसको ये वो नहीं हो जाएगा कि मेरे लॉसेस बहुत कम होंगे, तब तक वो ट्रुप्स नहीं उतारेगा। और जब ट्रुप्स उतारेगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत जीत हो जाएगी। इराक में आपने देखा है कितना मुश्किल हुआ था, तो ईरान इज नो डिफरेंट। ये मुश्किल चलेगा, कितना लंबा चलेगा, कौन पहले ब्लिंक करता है, ये इसके ऊपर है। जहां तक इजराइल का बात है, इजराइल जब से फॉर्म हुआ है वो उसको अपने आप को बचाना ही है। छोटा सा कंट्री है, कुछ लोग हैं, हर तरफ से उसको डेंजर है। अभी तो ईरान से भी डेंजर हो गया, दूर से भी डेंजर, हवा से भी डेंजर है, ग्राउंड से भी डेंजर है। तो उसकी जो पब्लिक है उसको पता है कि मुझे अपने आप को बचाना है, तो चाहे वो बंकर्स बनाए हो, चाहे वो अंडरग्राउंड जगह रहने के लिए बनाए हो, दे आर वेरी वेरी रेडी। एंड उनके जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो भी बहुत होते हैं। सो दे विल नॉट बैक आउट। ये सिचुएशन अब बैकआउट वाला सिचुएशन नहीं है, इट विल कंटिन्यू, एंड लेट्स सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट। एंड आई डाउट नाइदर ट्रंप पहले ब्लिंक करेंगे, ना ही आयतुल्लाह खुमैनी जी पहले ब्लिंक करेंगे। अगर ब्लिंक नहीं करेंगे, अगर जो पहले गिव अप नहीं करेगा, तो ये लड़ाई दूर तक चलेगी, देर तक चलेगी।
और पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कंट्री के लिए काफी नुकसान होगा, इकोनॉमी का नुकसान होगा, वहां से शिप्स नहीं आ पाएंगे, ऑयल नहीं आ पाएगा, शिप्स का इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो एक बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। एक इकोनॉमी जो हमारी बढ़ रही थी उसमें थोड़ा डाउनस्लाइड और थोड़ा रुकाव आ सकता है। लेकिन somebody has to blink, somebody has to agree, either USA should agree कि अच्छा ठीक है हम छोड़ दे रहे हैं तुमको, वो पॉसिबल नहीं है। खोमैनी शुड अग्री कि हम आपको ठीक है प्रोग्राम, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे रहे हैं, नहीं, बिकॉज उनको पता है कोरिया, नॉर्थ कोरिया क्या है, कुछ नहीं उसके पास, सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, अमेरिका कुछ टच नहीं करता उसको। राइट सर, पॉइंट टेकन सर। मैं सिंघल साहब के पास जा रहा हूँ सर। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन की मुझे लगता है ज़रूरत अब ज़्यादा है, क्योंकि ईरान का एक बयान आया, ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल एक साथ वॉर कर ये इलीगल तरीके से एक एक्ट किया है इन्होंने, और ये असंवैधानिक है, इस तरह से नहीं होना। सर मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सर। ज़मीर अब्बास साहब जुड़ गए ईरान से लाइव। ज़मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी इमरजेंसी में भी आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ किन किन इलाकों में हमले हुए हैं अब्बास साहब, और अभी फिलहाल वहाँ पर हालत हज़रा कैसा है, लोग कैसे हैं, सिविलियंस कैसे हैं? शुक्रिया बहुत बहुत हमें शो में इनवाइट करने के लिए, और तमाम पैनलिस्ट को, एंकर आपको, आपका नाम मैं माजरत भूल गया, और तमाम जो यहाँ पर मेहमान हैं सबको आदाब और सलाम और नमस्ते अर्ज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखें, ईरान पर हमला हुआ है तो तमाम इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ये इलीगल हमला है। पहले हमें नैतिकता और मौलिक जो हमारे यहाँ जो मॉरल वैल्यूज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, उसके हिसाब से हमारे लिए क्लियर होना चाहिए कि ये एक एक्ट ऑफ अग्रेशन है, एक्ट ऑफ वॉर है अगेंस्ट द सॉवरेन नेशन, और तमाम यूनाइटेड नेशन के लॉज के खिलाफ है ये। दूसरी चीज कि ईरान एक नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा हुआ था और नेगोशिएशन की तमाम बातें मान रहा था। कल ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूनाइटेड स्टेट्स में जाके एक इंटरव्यू दिया, फेस द नेशन नाम का उनका एक प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जितनी मैक्सिमम ईरान की तरफ से एक्सेप्टेंस था नेगोशिएशन में, ईरान ने तकरीबन तमाम बातों को मान ली थी। और मैं नहीं चाहता हूं जंग को, मैं चाहता हूं पीस के जरिए से ये जो बात आगे बढ़े। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठा था और उन्होंने कहा कि अभी अगली मीटिंग हमारी जेनेवा में होगी, और इस तरीके से और दोबारा हमला किया। तो एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में कोई कानून है या हम लोग जंगल राज में हैं कि जिसके पास वेपन्स हैं वो किसी भी कंट्री पे हमला कर दे, वेनेजुएला चला जाए, वहां के प्रेसिडेंट को चोरी करके लेके आ जाए, ईरान पे हमला कर दे, फ्लीट लेके आ जाए। कोई इंटरनेशनल लॉ इस वक्त दुनिया में नहीं है। ये लोग जो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब बातें करते थे, दुनिया के सामने साबित हो गया है कि ये सब झूठ है, सिवाय इसके कि इनको ईरान के रिसोर्सेज चाहिए, किसी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा चाहिए, इसके अलावा इसके ऊपर कोई बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि ईरान पे कहां कहां हमला हुआ। देखिए, ईरान ने क्लियर किया था कि हमला होगा तो जवाब दिया जाएगा। ईरान में कई शहरों पे हमला हुआ है, तबरीज में हुआ है, तेहरान में हुआ है, अलग अलग शहरों पे हमला हुआ है। एक स्कूल पर भी हमला हुआ है जहां पर खबर आ रही है कि बहुत बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो ईरान में सिविलियंस पर भी हमला हुआ है। और जब इन्होंने हमला किया है तो ईरान ने जो चेतावनी दी थी वो उनके लिए क्लियर थी कि पिछली बार जब जंग हुई थी तो ईरान ने 12वें दिन कतर के सेंटकॉम पर हमला किया था, जो अमेरिकन एयरबेस है। लेकिन ईरान ने इस बार कहा था कि रीजनल वॉर होगा, तो ईरान ने डिले नहीं किया। ईरान ने फौरन 7 एयरबेसेस को 7 डिफरेंट कंट्रीज में जो अमेरिकन एयरबेसेस हैं उस पर हमला किया। तो जो ईरान का लीगल राइट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि ये पूरे सिचुएशन में कि कानूनी और नैतिकता और मोरालिटी के हिसाब से किसके पास हक है, कौन गलत है। तो ईरान ने हमला किया है, और ईरान जो है वो इस बार जो आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा था कि दुश्मन को जब तक तुम मायूस ना कर दोगे, जब तक दुश्मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ईरान क्लियर है कि अगर अभी जंग में सीज फायर कर ले, अभी खत्म कर दे, तो कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद दोबारा बात होगी कि दोबारा हमला करेंगे। इसलिए ये बार मुझे ये लगता है कि ये बार फैसला कुन जंग होगी। इंशाअल्लाह अमेरिका और ज़ायनिस्ट जो एंटिटी है जिससे दुनिया डरती है, या जिसे मैं सही अल्फाज में कहूं कि एप्स्टीन कम्युनिटी जो दुनिया की है,
जो जिनके पास कोई मोरालिटी नहीं है, जो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, ये एप्स्टीन कम्युनिटी के खिलाफ ईरान खड़ा हुआ है और ईरान नैतिकता और मोरालिटी के साथ खड़ा रहेगा। ठीक है अब्बास साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं एक बड़ी खबर